हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पे भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। सबसे पहली रिक्वेस्ट, मेरी तबीयत के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे सेहत दे, ज़िंदगी दे और सलामती दे। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझसे पूछते हैं कि आप ये दुआ क्यों करवाते हैं, तो मैं इनडायरेक्टली आपको बता देता हूँ। मेरे साथ बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो चल रहे हैं और इंशाल्लाह जब मैं ग्रो कर जाऊँगा, मेरा चैनल मज़ीद बढ़ जाएगा और मैं जब पहला लाइव सेशन करूँगा तो इंशाल्लाह मैं आप सब लोगों को बताऊँगा क्या क्या इश्यूज़ हैं जो मैंने फेस किए और फेस कर रहा हूँ। खैर, कम टू द टॉपिक। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो अपने सर्किल में, अपनी कम्युनिटी में, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरीज को शेयर करना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जैसे आपको फिजिबल लगे आप अपनी स्टोरीज को शेयर करें। आपका स्टोरीज का शेयर करना मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। गाइस, अगर आपने अब तक मेरी इस ऑडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और उसके बाद हम चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। आज की ये जो स्टोरी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है, बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है। ये स्टोरी हमें मंजूर साहब ने भेजी है। मंजूर हुसैन साहब बताते हैं कि महकमा रेलवे यानी रेलवे डिपार्टमेंट जो पाकिस्तान में मौजूद है, ये इस इदारे में तकरीबन 35 से 40 साल तक जॉब करते रहे। आजकल इनकी जो पोजीशन है, ये एक रिटायर्ड अफसर के तौर पे जिंदगी गुजार रहे हैं। ये बताते हैं कि ये इंटीरियर सिंध में शिकारपुर के करीब रहा करते थे और जब उस दौर में यानी 1965 में या 66 में इन्होंने मैट्रिकुलेशन की थी, तो उस वक्त के हिसाब से मैट्रिक की जो तालीम थी वो बहुत ही अच्छी तालीम थी, एक्सेप्टेबल थी और आपको अच्छी जॉब मिल जाया करती थी। इनके घर में बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे और बहुत सारी इस तरह की बातें थी जो ये बयान नहीं कर सकते। खास तौर पे इनके मदर फादर के दरमियान हर वक्त लड़ाई होती रहती थी, इनका इख्तलाफ था और ये दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहते थे। बहरहाल, जब इन्होंने मैट्रिकुलेशन की तो मैट्रिकुलेशन करने के बाद इन्होंने मुख्तलिफ इदारों में अप्लाई करना शुरू किया। काफ़ी जिद्दोजहद के बाद फाइनली इनको रेलवे डिपार्टमेंट में एक जॉब मिल गई। शुरू में इनको किसी एक सीनियर अफसर के साथ रेलवे मास्टर के तौर पे शामिल किया गया और इनको इस सीनियर अफसर के साथ इसलिए रखा गया था कि जितना भी टाइम ये उसके साथ स्पेंड करेंगे इनको सीखने को मिलेगा। और ऐसा है, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें उन अफसर से सीखी और जैसे जैसे टाइम गुजरता रहा तो तकरीबन 3 से 4 महीने के बाद इनकी पोस्टिंग एक बहुत बड़ा शहर है पाकिस्तान का, उस शहर से तकरीबन 17-18 किलोमीटर दूर एक रेलवे स्टेशन हुआ करता था जो अब मौजूद नहीं है, वहां पे कर दी गई। ये जो रेलवे स्टेशन था ये मुकम्मल तौर पे वीरान सुनसान था। यहाँ पे आमतौर पर ट्रेनें नहीं रुका करती थीं, यानी कि इस रेलवे स्टेशन को बस सिर्फ ट्रेनों के गुजरने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और अब से तकरीबन 50 साल पहले, 55 साल पहले की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये बताते हैं कि उस दौर में सिर्फ 2 ट्रेन्स थी जो वहाँ से गुजरा करती थी। रात को आखिरी ट्रेन 11 बजे गुजरती थी और सुबह के टाइम में 7 बजे ट्रेन गुजरा करती थी। इनकी जो जॉब थी वो वहीं पे थी, वहीं ये रहा करते थे। छोटा मोटा रिहाइश का इंतज़ाम इन्होंने किया हुआ था और ये बताते हैं कि अक्सर 6 महीने के बाद ये छुट्टियां लेते और छुट्टियां लेने के बाद अपने घर वालों के पास, अपने शहर में, अपने इलाके में टाइम स्पेंड किया करते थे। जिस इलाके में या जिस वीराने में इनकी पोस्टिंग की गई थी वहाँ पे करीब जवार में आबादी ना होने के बराबर थी। इक्का दुक्का विलेजर्स या खेती बाड़ी करने वाले किसान रहा करते थे और मजमूई तौर पे
मगरिब के बाद या मगरिब के टाइम में वहाँ पे ऐसा लगता था कि ना बंदा मौजूद है ना बंदे की ज़ात मौजूद है। अब ये जो रेलवे स्टेशन था, इसके डायनामिक्स या इसका जो सराउंडेड एरिया था वो इस तरह से था कि इस रेलवे स्टेशन के थोड़े से कदम के फासले पे एक छोटी सी एक गुम्बद वाली मस्जिद मौजूद थी और वहाँ पे भी इमाम साहब 3 या 4 जमातें कराया करते थे। ये बताते हैं कि जब वहाँ पे जमात होती थी तो जमात के दौरान भी तकरीबन 4, 5, 6 लोग हुआ करते थे और इतने कम लोगों की तादाद की वजह से आप वहाँ की आबादी का या वहाँ के लोगों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। नवंबर दिसंबर का महीना चल रहा था, हल्की हल्की सर्दी शुरू हो चुकी थी। अब क्योंकि ये खुला डुला एरिया था तो इस इलाके में शहर की निस्बत बहुत ज़्यादा सर्दी महसूस हुआ करती थी। ये बताते हैं कि ट्रेन के आने में 5 या 10 मिनट बाकी थे और मैं मुकम्मल तौर पे तैयार खड़ा हुआ था क्योंकि मेरी जॉब थी, मुझे अपना काम ईमानदारी से करना था। लम्हा लम्हा करके वो टाइम आने वाला था जब ट्रेन आती। बिला आखिर काफ़ी इंतज़ार के बाद जैसे ही ट्रेन नज़र आई तो मैं अपने तौर पे तैयार खड़ा हुआ था क्योंकि मेरी जॉब ही यही थी कि जब भी ट्रेन यहाँ से गुजरेगी तो मुझे वहाँ पे मौजूद रहना है। ट्रेन बस स्टेशन के सामने से गुजरा करती थी और कभी कभी ऐसा होता था कि किसी भी वजह से या किसी भी इमरजेंसी की सूरत में रुक जाया करती थी। जैसे ही मुझे ट्रेन आती दिखाई दी तो मैं अलर्ट खड़ा हुआ था और जैसे जैसे ट्रेन मेरे करीब आ रही थी वैसे वैसे मैंने देखना शुरू किया कि जहाँ से ट्रेन आ रही है उस ट्रेन के सामने पटरी के ऊपर एक औरत चल रही है और उसने सफ़ेद कलर की साड़ी पहनी हुई है। ट्रेन स्टेशन के बारे में आपने सुन रखा होगा कि अक्सर लोग यहाँ पे जाके खुदकशी किया करते हैं। अब जैसे ही मैंने उस औरत को देखा जो ट्रेन के रास्ते में या ट्रेन की पटरी पे चल रही थी तो मेरे साथ साथ रेल ऑपरेटर या इंजन ऑपरेटर जो उस ट्रेन को चला रहा था, जाहिर सी बात है उसने भी देखा और जब उसने देखा तो उसने एकदम से इमरजेंसी ब्रेक लगाए या जो भी ट्रेन का सिस्टम होता है ट्रेन को रोकने के लिए वो अप्लाई किया और बिला आखिर ट्रेन झटके लेते लेते जैसे तैसे जाके रुक गई। जैसे ही ट्रेन रुकी तो सबसे पहले मेरी कोशिश थी कि ये जो औरत है जो रेल की पटरी पे चल रही है जिसने सफ़ेद कलर की साड़ी पहनी हुई है इसको जाके पकड़ूं और 2 थप्पड़ लगाऊं। अब जैसे ही मैं अपनी तरफ से और ट्रेन ऑपरेटर अपनी तरफ से उस औरत की तरफ बढ़ना शुरू हुए तो हम दोनों ने एक अजीब मंजर देखा। हम दोनों ने देखा कि वो जो औरत है जो ट्रेन की पटरी पे चल रही थी चलते चलते एकदम से खेतों की तरफ उतरी और देखते ही देखते हवा में तहलील हो गई। उस औरत को गायब होते हुए ना सिर्फ मैंने देखा था बल्कि उस ट्रेन ऑपरेटर ने भी उस औरत को गायब होते हुए देखा था। खैर हम दोनों जब सेम पॉइंट पे पहुंचे हम दोनों ने सलाम दुआ की और उसके बाद उसने भी कंफर्मेशन की कि भला ये कौन औरत थी जो देखते ही देखते गायब हो गई। कुछ देर तक हम लोग वहाँ पे खड़े रहे, बातें करते रहे और बातें करने के बाद बिला आखिर ट्रेन दोबारा से अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई। अब ट्रेन तो निकल चुकी थी और मैं भी अपने पलंग पे या अपने सोने की जगह पे आके लेट चुका था, लेकिन मुसलसल मेरे जहन में चल रहा था कि आखिर वो कौन औरत थी जो देखते ही देखते गायब हो गई। अपने तौर पे जो आयत वगैरह मुझे आती थी मैंने वो पढ़ी और आंखें बंद कर ली। मुझे नहीं पता कि मेरी आंख कब लगी और जब रात को तकरीबन 2 या 3 बजे मेरी आंख खुली तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे करीब व जवार में कोई शोर हो रहा है। अब जैसे ही मैंने आंख खोली और करीब व जवार का जायजा लिया तो मैंने देखा कि सामने की तरफ से यानी जहां से ट्रेन आया करती है उसी तरफ से उसी ट्रैक के ऊपर एक औरत है जिसने सफ़ेद कलर की साड़ी पहनी हुई है और शायद ये वही औरत है जो मुझे उस वक्त नज़र आई थी और एकदम से गायब हो गई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी तरफ बढ़ रही है
और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो मेरे पास आना चाहती है। जैसे जैसे वो जो औरत थी वो करीब आ रही थी, वैसे वैसे फिजा में पायल की या घुंघरुओं की आवाज गूंज रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो जो औरत है जो मेरी तरफ आ रही है उसने बाकायदा या तो पायल पहनी हुई है या घुंघरू पहने हुए हैं। और सच्ची बात यह है कि जैसे जैसे वो मेरे करीब आ रही थी वैसे वैसे मुझ पे खौफ तारी होता चला जा रहा था। और जब वो मेरे बिल्कुल करीब आ गई तो मैंने उसके चेहरे पे गौर किया। मैंने देखा कि उसकी जो स्किन है यानी उसका जो चेहरा है वो बाकायदा लटकी हुई है, जैसे कि आमतौर पे 80-85 साल की औरतों की स्किन हुआ करती है। इसके साथ साथ उसके जो होंठ हैं वो बहुत बड़े बड़े से होंठ हैं और ऐसा लग रहा है कि उन होंठों से खून टपक रहा है। इसके साथ साथ उसकी जो आंखें थीं वो इस अंधेरे में भी बहुत ज़्यादा चमक रही थीं और जैसे जैसे वो कदम रख रही थी वैसे वैसे छन 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 आवाज़ बढ़ती चली जा रही थी। और जब मैंने उसके पाँव पे गौर करना शुरू किया तो मैंने देखा कि उसके जो पाँव हैं वो उल्टे पाँव हैं, यानी कि रिवर्स फीट हैं। उसकी उंगलियां पीछे की तरफ हैं जबकि उसकी जो एड़ी है वो आगे की तरफ है। मेरे तकरीबन 2 या 3 फीट के फासले पे वो आके रुक गई और मैं अजीब कश्मकश में मुब्तला था। ना मैं कुछ बोल पा रहा था ना मैं कुछ पढ़ पा रहा था, हालांकि मेरा दिमाग बार बार मुझे कह रहा था कि आयतुल कुर्सी पढ़ो, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी ज़बान में ताला लग चुका है और मैं चाहने के बावजूद भी ना आयतुल कुर्सी पढ़ पा रहा हूँ और ना ही वहाँ से हिल पा रहा हूँ। इसी दौरानिये में उस औरत ने एकदम से अपने हाथ आगे की तरफ किए और उसकी जो उंगलियां थीं जो कि बहुत पतली पतली लंबी उंगलियां थीं और उसके साथ साथ उन पे जो नाखून मौजूद थे वो बहुत ही बड़े बड़े नाखून थे और बहुत गंदे नाखून थे। खैर, जैसे ही उसने अपना हाथ मेरे चेहरे की तरफ या मेरी तरफ बढ़ाया तो उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है, बस मुझे इतना पता है कि मैंने एक जोर सी चीख मारी और मैं बेहोश हो गया। जब सुबह मेरी आंख खुली तो तकरीबन 10 या 11 बजे का टाइम था। 7 बजे वाली ट्रेन गुजर चुकी थी और मेरे करीबो जवार में 2 गांव के लोग और उनके साथ साथ जो हमारी मस्जिद थी उसके इमाम साहब मौजूद थे। जैसे ही मैं होश में आया, इमाम साहब ने और उन लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मेरे होश में आने के बाद मुझे एहसास हो रहा था कि जैसे मुझे शदीद सर्दी लग रही है और मुझे बहुत तेज़ बुखार हो चुका है। खैर, इमाम साहब ने मुसलसल मुझ पे दम दुरूद किया और मुझसे पूछा कि आपको क्या हुआ था। कुछ देर तक मैं खामोश रहा और उसके बाद जब मुझे होश आ गया तो जो भी मेरे साथ हुआ था वो सारा का सारा वाकया मैंने उनको बयान कर दिया। ये सुनने के बाद वो जो इमाम साहब थे वो कहने लगे कि ये जो स्टेशन है जहाँ पे आप जॉब करते हैं या जहाँ पे आप रुके हुए हैं, इस स्टेशन के बारे में कहा जाता है कि गए वक्तों में एक 4 बच्चों की माँ ने ट्रेन के आगे आके खुदकुशी की थी और जब उसने खुदकुशी की थी तो उसके बाद से ही वो औरत अक्सर ट्रेन के ट्रैक पे या इस स्टेशन पे भटकती हुई नजर आया करती है। ये बताते हैं कि जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था उसके बाद से मैं पूरी कोशिश करता था कि जब तक मैं इस स्टेशन पे मौजूद हूँ मैं कोशिश करूँ कि इस स्टेशन से बाहर ना जाऊँ। ख़ास तौर पे जब भी मुझे वो औरत नज़र आए तो मैं उसको नज़रअंदाज करने की और तिलावत करने की कोशिश करूँ। इसी तरह ये बता दें कि कुछ अरसा उस स्टेशन पे गुजारने के बाद जब मेरा ट्रांसफ़र हो गया और जब ट्रांसफ़र होने के बाद मैं दूसरी जगह आ गया तो वहाँ पे भी जब मैं नया नया आया था तो जो मेरी ड्यूटी टाइमिंग थी वो दिन की हुआ करती थी और मैं बहुत खुश था कि अब मुझे दिन की ड्यूटी करना पड़ती है।
रात में जो भी मामला पेश आते हैं या जो भी वाक़यात पेश आते हैं उनसे मेरा कोई सरोकार नहीं है। लेकिन कभी कभी आप किस्मत की वजह से उस जगह खुद पहुंच जाते हैं जहां आपके साथ कोई ना कोई वाक़यात या इस तरह की बातें होनी होती हैं। ऐसा ही हुआ कि मैं दिन की ड्यूटी कर रहा था, तो जो लड़का रात में ड्यूटी दिया करता था, एकदम से उसकी वालदा की तबीयत ख़राब हुई। और जब उसकी वालदा की तबीयत ख़राब हुई तो उसने मुझसे रिक्वेस्ट की, अगर हो सके तो आप कुछ दिनों के लिए रात की ड्यूटी कर लें और मैं आपकी जगह दिन में ड्यूटी कर लूं। क्योंकि इसकी जो वालदा थी उसको बार बार इनको अस्पताल लेके जाना पड़ता था और मेरे अंदर इतनी इंसानियत मौजूद थी कि मैं किसी की मुश्किल में उसके काम आ सकूं। खैर, हमने अपने अफसरान से बातचीत की और अफसरान को बताया कि मैं रात में जॉब करना चाहता हूं और ये दिन में करना चाहता है। ये मजबूरी सुनने के बाद जो हमारे अफसरान थे उन्होंने हमारी टाइमिंग चेंज कर दी और उसके बाद से मैं रात में जाने लगा और वो जो लड़का था दिन में आने लगा। अभी मुझे रात की ड्यूटी करते हुए 3 या 4 दिन ही गुजरे थे, तो ये जो स्टेशन था इधर भी कोई इतनी ज़्यादा रौनक नहीं थी और मुश्किल से दिन में 3 या 4 ट्रेनें यहाँ से गुजरा करती थीं। ऐसी ही एक रात थी और रात के तकरीबन 2 सवा 2 बजे का टाइम था। ट्रेन के आने में आधा घंटा बचा हुआ था और मैं अपने ऑफिस के अंदर बैठा हुआ चाय पी रहा था। अब जो मेरा दफ्तर था वहाँ पे शीशे लगे हुए थे और शीशे के ज़रिए मैं बाहर की तरफ देख सकता था। इसी दौरानिए में मैं जबकि चाय पी रहा था तो मैंने देखा कि सामने जो रेलवे ट्रैक मौजूद है उस रेलवे ट्रैक की बैक साइड से एकदम से खेतों के अंदर से एक बच्चा निकला है जिसकी तकरीबन 7 या 8 साल की उम्र है और वो सीधा चलता हुआ रेलवे स्टेशन की तरफ या मेरी तरफ आ रहा है। पहले मैं यही समझा कि जैसे आमतौर पे गांव के बच्चे होते हैं वो बाहर घूम रहे होते हैं, हो सकता है ये जो बच्चा है वो भी गांव का कोई बच्चा हो। जैसे जैसे वो बच्चा करीब आ रहा था वैसे वैसे मैंने उसके ऊपर गौर करना शुरू किया। मैंने देखा कि वो जो बच्चा है उसके जो हाथ हैं वो कुछ ज़्यादा ही लंबे हैं और इस कदर लंबे हैं कि उसके हाथ उसके घुटनों तक पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ उसकी जो नाक है वो बहुत बड़ी सी लंबी सी नाक है, जैसे कि आमतौर पे एबनॉर्मल लोगों की हुआ करती है। बहरहाल जैसे जैसे वो मज़ीद करीब पहुंचा और मैंने उसकी आंखों पे गौर किया तो मैंने देखा कि उसकी जो आंखें हैं वो मुकम्मल तौर पे लाल हैं, जैसे कि उसकी आंखों में खून भर आया हो। ये सब देखने के बाद मुझे यकीन हो चला था कि ये जो बच्चा है ये जन्नात का बच्चा है, ये इंसानों का बच्चा नहीं है। उसके मेरे मज़ीद करीब पहुंचने से पहले मैंने ज़ोर ज़ोर से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और आयतुल कुर्सी पढ़ने के साथ साथ मैंने अपना चारों तरफ का हिसार कर लिया। ये बताते हैं कि जहाँ जहाँ तक मैंने हिसार किया था उस हिस्से तक वो नहीं आ सका, लेकिन जो पैसेंजर्स का वेटिंग एरिया था वो वहाँ पे आके बैठ गया। वहाँ बैठने के बाद वो आसमान की तरफ देख के पता नहीं किससे काफ़ी देर तक बातें करता रहा। आधे घंटे तक वो बच्चा वहाँ पे मौजूद रहा। इस दौरानिए में मैं मुसलसल तिलावत कर रहा था और मैं नहीं चाहता था कि वो जो बच्चा है वो किसी भी तरह मेरे करीब आए। और उसके बाद वो बच्चा उठा, वापस खेतों की तरफ चलता हुआ देखते ही देखते गायब हो गया। जब तक मैंने वहां पे नाइट ड्यूटी की, इस दौरानिए में 4 से 5 मरतबा वो बच्चा मुझे नज़र आया और जब जब वो मुझे नज़र आता था मैं फ़ौरन से हिसार कर लेता था। और जब मेरी आला अफसरान से या सीनियर लोगों से उस बच्चे के बारे में बातचीत हुई तो उनका कहना था कि इस स्टेशन पे और इसके करीब जवार में आम तौर पे रात के वक्त में छहलावे या शेप शिफ्टर्स नज़र आया करते हैं।
इसी तरह के बहुत सारे वाक़यात थे जो मेरे साथ पेश आए और मैं आहिस्ता आहिस्ता करके आपको शेयर करता रहूँगा। गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ जो स्टोरी, जो कि स्पेशल स्टोरी थी, मैंने शेयर की है, ये आपको पसंद आई होगी। ये साहब चाहते थे कि एपिसोड को छोड़ के इनकी स्टोरी आज शेयर की जाए, तो इसी वजह से मैंने आज इनकी स्टोरी शेयर कर दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ इसको शेयर कर दें। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे। अगले अपलोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।